गुड मॉर्निंग सर। सर वेटिंग रूम में है सर, इन कर लीजिए। बाकी लोगों को भी बोल दीजिए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर की ही क्लास लेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है सिलेबस, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। डेटा कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टडी किया है, यानी कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने स्टडी किया है कि जैसे कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्किंग क्या है, या नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ तो करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में इन वर्ड्स को, बट जब बात होती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हम लोगों को नहीं आती कि हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे। बिकॉज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको बेसिक बेसिक से डेफिनेशन या बहुत ही बेसिक आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना होता है। तो वहाँ पर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होता है। जैसे डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया। डेटा कम्युनिकेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ये चीज़ें आपको किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मिलेंगी। एंड ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे डेटा कम्युनिकेशन के, क्योंकि हमने आपको हर क्लास में बताया है कि कम्युनिकेशन में ब्लॉक डायग्राम या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ज़रूर जाता है। तो जब हम डेटा कम्युनिकेशन के मॉडल के डिस्क्रिप्शन पर गए तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या मेन कंपोनेंट्स हैं इसके। तो उसके बेसिस पर ये इसका मॉडल हम लोगों ने स्टडी किया डेटा कम्युनिकेशन का। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स के बारे में जाना, क्योंकि जो भी डेटा कम्युनिकेशन है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स पर ही डिपेंड करता है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करने के लिए हमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके बाद फिर कंपोनेंट्स हो गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्यूटर नेटवर्क्स के। साथ ही साथ हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक चीज़ और स्टडी की, वो थे नेटवर्क के फंक्शंस। क्या फंक्शंस नेटवर्क परफॉर्म करता है, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया।
और ज़्यादातर जो भी फंक्शंस हैं हम लोग वेल नोन है, इस पूरी कंप्लीट यूनिट से हम लोग बहुत मतलब अच्छे से जो है इससे मतलब परिचित हैं, प्लस इन टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। इसलिए ये यूनिट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। इसके बाद हम लोगों ने एक OSI मॉडल स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी किया। टोटल 7 लेयर्स का ये मॉडल है, OSI मॉडल, एंड हर एक लेयर का अपना एक इंडिविजुअल टास्क है जो परफॉर्म करना होता है लेयर को। तो इन केस आपसे OSI मॉडल के बारे में पूछा जाता है तो आपको वो मॉडल जो फिगर में ड्रॉ किया है वो बताना, और ये इसके फंक्शंस हर एक लेयर के इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस OSI मॉडल को डिस्क्राइब कर पाएंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया, और वायरलेस कम्युनिकेशन क्यों इसेंशियल है ये भी हम लोगों ने स्टडी किया। और हम लोग आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है वायरलेस कम्युनिकेशन की, क्योंकि अगर अब हमसे कहा जाए कि हम वायर्ड कम्युनिकेशन करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम लोगों को मोबाइल्स की आदत लग गई है कि हम लोग मोबाइल पर ही बात करते हैं, लैंडलाइन पे बात करना किसी को नहीं पसंद आता, बिकॉज उसमें आपको हमेशा उस लैंडलाइन के पास प्रेजेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपसे कॉल्स भी मिस हो सकती हैं या कोई टेक्स्ट मैसेज है वो भी आपसे मिस हो सकता है। सिमिलरली टेलीविज़न में भी बात करें तो ये भी वायरलेस पर डिपेंड है, अगर वायर्ड हो जाएगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, साथ ही साथ सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो इसी तरह से जो है अदर सर्विसेज भी हैं, जितनी भी वायरलेस सर्विसेज हैं, वायरलेस होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज एडवांटेजियस हो गई हैं, बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिल रही हैं, तो इसलिए हम लोग वायरलेस पर स्विच किए। इसके बाद टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी सभी तरह के वायरलेस कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ज़्यादातर इसमें से जो है वो हम लोगों ने यूज़ किए हैं या कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी सैटेलाइट और रडार कम्युनिकेशन आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। और वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन है। और मोबाइल कम्युनिकेशन जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग GSM आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, सो दैट कि हम ये समझ पाएँ कि किस तरह से क्या क्या मतलब उसके ब्लॉक्स हैं, किस तरह से जो है कॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझने के लिए GSM आर्किटेक्चर को स्टडी करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने GSM आर्किटेक्चर को स्टडी किया। इस आर्किटेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके बारे में स्टडी किया, किस ब्लॉक का क्या काम है, कहाँ कौन सा इंटरकनेक्शन है, क्या क्या रजिस्टर्स हैं, कौन से अदर नेटवर्क्स इस मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की। और इसके बाद फिर हम लोग अब स्टडी करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, ज़्यादातर कम्युनिकेशन सिस्टम वाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही हो रहे हैं, हम लोग सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं। और सैटेलाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आइडिया आप लोगों को भी होगा कि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड कवरेज चाहते हैं तो हमें सैटेलाइट का ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में होना। अब इस सर्कुलर शेप की वजह से अगर कोई यूज़र इस पॉइंट पर है या कोई एंटीना इस पॉइंट पर डिज़ाइन किया गया है और इसको यहाँ के एंटीना से कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट पाथ नहीं है। अगर कोई भी डेटा जाना है तो डेटा को इस तरह से हमें सर्कुलर वे में भेजना होगा, जिसकी कि कोई टेक्निक नहीं है कि डेटा सर्कुलर ट्रेवल करे। क्योंकि हम जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं वो सिग्नल्स हम लोग
रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू, एयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। और इनमें हम लोग जनरली डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करते हैं। डायरेक्शनल एंटीना का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों के घर में D2H एंटीना लगा हुआ है, तो उस एंटीना में क्या होता है कि इस तरह से एक डिश टाइप की लगी होती है, और इस डिश की जो डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन के सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिस्टम है हमारे पास एंटीना का जो इस तरह से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो दिस सिग्नल विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस वे, और इस यूज़र या इस एंटीना के पास तक ये सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो दैट इज वाई वी नीड आइदर सैटेलाइट फॉर दिस कम्युनिकेशन, और हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंटीनाज डिज़ाइन करें, अदर एंटीनाज यहाँ पर डिज़ाइन करें, और उसके बाद क्या होगी, एक एंटीना सेकंड एंटीना को भेजे, सेकंड थर्ड को भेजे, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, इस तरह से हम ऑल ओवर वर्ल्ड अगर एंटीनाज फॉर्म कर दें तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड एंटीनाज फॉर्म करना ईजी नहीं है, बिकॉज जो मेजर इसमें कंसर्न आएगा वो आएगा कि 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए वहाँ पर एंटीनाज को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वहाँ तो कोई रहता नहीं है, बट इन केस ऑफ नेविगेशंस, क्योंकि हमारे जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो आइदर वाया एयर होता है या वाया वाटर होता है, शिप्स के थ्रू। तो शिप्स और प्लेन्स को नेविगेट करने के लिए हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड एट दैट टाइम हमें सैटेलाइट्स पर ही रिलाई करना पड़ेगा फॉर फुल कवरेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें सैटेलाइट को यूज़ करना पड़ रहा है। अब सैटेलाइट को भी अगर हम लोग यूज़ करेंगे, मान लीजिए इस तरह की सर्कुलर अर्थ है और एक सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस किया गया, तो इस सैटेलाइट का कवरेज कहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक जहाँ तक सैटेलाइट भी डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएगा। तो इट मीन्स कि अगर हमें इस बैक साइड पे ट्रांसमिशन करना है तो हम सैटेलाइट के थ्रू तब भी नहीं कर सकते। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना होगा कि हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यूज़ करने पड़ेंगे, मोर देन वन सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट यहाँ प्लेस किया जाएगा जो इस तरह से इस एरिया का कवरेज करेगा, ऐसे ही एक सैटेलाइट इस तरफ यूज़ करेंगे जो इस तरह से कवरेज करेगा। तो क्योंकि अर्थ का अगर हम ऑल ओवर रोटेशन देखेंगे तो 360 डिग्री पर हम इसे कवर कर सकते हैं, एंड एक सैटेलाइट जो है वो 120 डिग्री के एंगल को कवर करता है, इसीलिए हमें अराउंड 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस फिगर में शो हो रहे हैं। इसमें दो तरह की फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं, एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड एक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी में देखिए आपको ये अपवर्ड एरो दिख रहा है, इट मीन्स कि अर्थ स्टेशन से हम सैटेलाइट को जो सिग्नल भेजेंगे वो इस फ्रीक्वेंसी पर भेजेंगे। सिमिलरली सैटेलाइट किसी सिग्नल को अगर अर्थ की तरफ भेजेगा तो वो इस फ्रीक्वेंसी का यूटिलाइजेशन करेगा, एंड दोनों फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट रखा गया है जस्ट बिकॉज कि कोई भी इंटरफ्रेंस ना हो इन दोनों सिग्नल्स में। अब एक सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी से आ रहा है और दूसरा हमें सिग्नल जो भेजना है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर भेजना है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कन्वर्जन सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल दूसरी फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लोकल ऑसिलेटर का यूटिलाइजेशन करते हैं और एक मिक्सर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो मिक्सर क्या करता है कि इस फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी को निकाल करके रेस्ट फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसपॉन्डर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिशन का भी काम करेगा और रिसेप्शन का भी काम करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा।
अब क्योंकि यहाँ पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन की ज़रूरत है, ये फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब ये एक एम्पलीफायर होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट करता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन बेसिक इसके 3 पार्ट्स हैं, एक अपलिंक, एक ट्रांसपॉन्डर और एक डाउनलिंक। तीनों का हमने मतलब आपको बताया है। अब हम एक फिगर देख लेते हैं किस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करता है। ये देखिए, इस फिगर में 2 अर्थ स्टेशंस दिए हुए हैं। ये अर्थ में 2 स्टेशंस बने हुए हैं। एक सिग्नल यहाँ से जा रहा है सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने सिग्नल को रिसीव किया और सैटेलाइट ने सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया थ्रू डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी सेकेंड अर्थ स्टेशन। जस्ट बिकॉज कि ये दोनों अर्थ स्टेशन इतनी डिस्टेंस में हैं कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। अब इंडिया में अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो कुछ सैटेलाइट्स हैं जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं, डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ये दोनों सैटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हैं, ये सैटेलाइट नेविगेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। नेविगेशन का यूज़ हमें कहाँ करना होता है? जो एयरप्लेन्स हैं उनको सोर्स से डेस्टिनेशन तक नेविगेट करने के लिए। सिमिलरली जो शिप्स होती हैं उनको भी नेविगेशन के लिए इन्हीं सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट होना होता है। साथ ही साथ सैटेलाइट्स का यूज़ क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के लिए भी होता है, मीन्स फोरकास्टिंग के लिए। एंड फोरकास्टिंग ऑफ व्हाट? लाइक वेदर फोरकास्टिंग हो गई, डिसास्टर वार्निंग हो गई, या कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस करना है तो सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने मूवीज़ में सैटेलाइट और रेडार्स के यूसेज देखे होंगे कि किस तरह से लोग इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, वो देखा होगा। तो अब सैटेलाइट के एडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेजेस तो हमें दिख रहे हैं कि एक तो अगर हम अर्थ स्टेशंस की बात कर रहे हैं तो इनका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज हमें कोई केबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अर्थ स्टेशन बनाना है जहाँ पर हमें एक एंटीना लगाना होगा एंड उन सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाने होंगे, इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन ईजी होता है। इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी एक्सीलेंट है बिकॉज अर्थ स्टेशन का डिज़ाइन बहुत सिंपल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ कैन बी कवर्ड एंड यूजर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन नेटवर्क। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि सैटेलाइट कोई आम आदमी नहीं बना सकता, इसके लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसको अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करना वो भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव वर्क है। दैट इज़ वाई इनिशियल एक्सपेंडिचर इसका हाई है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। देयर आर चांसेस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसको हम इस तरह से इस एग्जांपल को समझ सकते हैं कि जैसे कि जब क्लाउडी इन्वायरमेंट होता है बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में, एट दैट टाइम जो D2H एंटीना होते हैं उनमें सिग्नल्स नहीं आते हैं और हम लोग टीवी में चैनल्स नहीं देख पाते हैं। सेम चीज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी है। अगर इसी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक हो जाती है एंड कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और क्योंकि हम वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो कहीं पर भी अगर सेम फ्रीक्वेंसीज यूज़ हो रही है तो इंटरफ्रेंस भी ज़रूर होगा। एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसे कि टेलीफोन में भी अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करनी है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डिजिटल सिनेमा में भी जो D2H है हम लोगों का टेलीविज़न है, इसमें भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री में यूज़ होता है। मिलिट्री कम्युनिकेशन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट एक्सेस करना है तो भी हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के।
ऐसे ही हम रडार की बात करते हैं तो रडार कम्युनिकेशन भी है। आप लोगों ने मूवीज़ में रडार का भी यूसेज बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो रडार हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है बिकॉज ये एक एक्रोनिम है फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। और ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज यानी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर वर्क करता है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये होता है कि रडार के पास एक एंटीना होता है और ये एंटीना से इन हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। और ये सिग्नल, मान लीजिए हमारे पास में एक अर्थ स्टेशन है जहाँ पर रडार है और एक एंटीना से हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो सिग्नल वेरियस डायरेक्शंस में इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। आफ्टर दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, तो उस ऑब्जेक्ट से ये सिग्नल टकराता है और उसके बाद में कुछ पार्ट तो इधर उधर रेडिएट हो जाता है और कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है उसको ये एंटीना रिसीव कर लेता है। आफ्टर दैट फिर कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन क्या होती है? सिंपल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला। हमने जो सिग्नल सेंड किया, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा c की स्पीड से 3 × 10⁸। सिग्नल ट्रांसमिट किया हमने यहाँ से एंटीना से, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया। टाइम ड्यूरेशन नोट कर लिया t। c और t अगर हमें पता चल गया तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड पता है, टाइम पता है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है रडार सिस्टम। और हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है और किस रेंज में ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स हमारे पास में क्या क्या है? एक ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर पे हम लोग अगेन क्लेस्ट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, क्योंकि ये भी हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है तो हम इस तरह के माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स यानी पावर एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करते हैं। ऐसे ही वेवगाइड्स का काम क्या होता है कि वेवगाइड्स एक ट्रांसमिशन लाइंस की तरह वर्क करती हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रडार सिग्नल्स। एंटीना का यूज़ करते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक एंटीना ही हम लोग डिश एंटीना में भी यूज़ करते हैं जो टीवी के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही एक डुप्लेक्सर यूज़ होता है, जहाँ पर भी हम एक सिंगल एंटीना को ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम डुप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। डुप्लेक्सर एक स्विच की तरह होता है जो जब हमें ट्रांसमिशन करना होता है एंटीना को तो उसे ट्रांसमीटर वाले सर्किट से अटैच कर देता है, जब हमें रिसीव करना होता है सिग्नल तो ये रिसीवर वाले सर्किट से उसको कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह से एक ही एंटीना से हमारे दोनों काम हो जाते हैं, हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीवर में डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम सिग्नल को रिसीव करके उसको डिटेक्ट करते हैं। एक थ्रेशोल्ड डिटेक्शन लगा हुआ होता है जो कि जो भी सिग्नल रिसीव होता है उस सिग्नल को प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और ऐसा एक प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड ये क्यों बनाया गया है? जस्ट बिकॉज कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं या कोई नॉइज सिग्नल है। मतलब कि मेनली जो रडार का यूज़ होता है वो किसी एयरक्राफ्ट या किसी मिसाइल या किसी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यहीं पर मान लीजिए कि कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसको भी जो है ये डिटेक्ट करेगा, उससे भी सिग्नल टकरा के आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के एरिया के अकॉर्डिंग जो सिग्नल रिसीव हो रहा है यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर किसी बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट से टकराया है सिग्नल और रिफ्लेक्ट होकर के आया तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। और यहाँ पर जब हम डिसीजन मेकिंग यूनिट में डिसीजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है वैल्यू या कम है। अगर कम है तो इट मीन्स कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे मतलब का नहीं है, और अगर उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम एयरक्राफ्ट और मिसाइल और समथिंग लाइक दैट कि जिसका कि हमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो एज पर द डिसीजन ऑफ डिसीजन मेकिंग यूनिट डिपेंडिंग अपॉन थ्रेशोल्ड वैल्यू ये आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। आप लोगों ने मूवीज़ में या टीवी में देखा होगा, एक सर्कल सा इस तरह का शो होता है और इसमें ऑब्जेक्ट शो करता रहता है कि हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पहुँच गया। तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है और सिग्नल कंटिन्यूसली उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमें पोजीशन भी पता रखती रहती है कि पहले सिग्नल जब रिफ्लेक्ट होकर के आया तो यहाँ पर होगा, सेकंड टाइम आया तो इट मीन्स यहाँ पर है, क्योंकि हर टाइम मतलब हर बार जब सिग्नल रिसीव होगा तो उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा। और ये टाइम ड्यूरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, और ये टाइम ड्यूरेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर। सर क्वेश्चन है हाँ प्रयाग बताइए। सर, लिविंग मैटर के लिए और सर मेटेलिक बॉडी के लिए, इन सब के लिए अलग अलग सर होता होगा ना थ्रेशोल्ड वैल्यू? हाँ, लिविंग बॉडी आपकी हमेशा बहुत ही साइज में बहुत कम होगी, जैसे किसी भी चिड़िया, जैसे चिड़िया हो गई, बर्ड हो गई, या इसके अलावा तो और कुछ समझ में नहीं आता है, बट नॉर्मली ऐसी ही चीजें होंगी। और अगर सर कोई जैसे अगर क्राफ्ट है तो उसका साइज ज्यादा। लैंड पे यूज करें सर हम लोग, अगर रडार सिस्टम, जैसे कि अगर जैसे सामने यूज करते हैं मिलिट्री बैकग्राउंड में, जमीन पे यूज कर रहे हैं, तो सामने अगर सर एक ओपन ग्राउंड है, तो सर उस केस में अगर ह्यूमन या फिर एनिमल्स प्रेजेंट होंगे तो सर वो ट्रेस किए जा सकते हैं? अगर लैंड एरिया बिल्कुल क्लियर है तो ट्रेस किया जा सकता है, सर अदरवाइज। हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर 2-3 थ्रेशोल्ड वैल्यू आ रही है? हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्योंकि जैसे ये अगर हम डिपेंड लोग ने करता है फॉरेस्ट साइज में पर। यूज कर लिया, नहीं, लिविंग नॉन लिविंग को सर इस तरह से फॉरेस्ट, नहीं डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो जैसे फॉरेस्ट में यूज किया तो ट्रीज की तो सारे की ऑलमोस्ट इक्वल होगी, बिल्कुल ह्यूमंस बिल्कुल, की अलग होगी। ये क्योंकि डिपेंड करता है कि सिग्नल कितना रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है। हम इसी चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। हम सिग्नल्स देखेंगे कि सिग्नल कितना स्ट्रांग आ रहा है। सिग्नल स्ट्रांग आने का मतलब है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, और सिग्नल लो आने का मतलब है कि कोई लाइट ऑब्जेक्ट है। आपने ठीक है, मूवीज वगैरह में भी थैंक यू। अगर कहीं देखा होगा तो उसमें कभी भी इस तरह का कुछ भी नहीं शो करता है कि किस तरह की चीज है, वो बस एक पॉइंट सा यस शो सर, वो करता नहीं है, शो। बिल्कुल सेम उसी तरह का ही रडार होता है, वो पॉइंट शो करेगा कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट है। उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आप वहां पर किसी को भेजेंगे, तब जाकर के वो डिटेक्शन होगा कि हाँ एक्चुअली क्या चीज है। तो ऐसे ही रडार के एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये मिलिट्री एप्लीकेशंस में ही यूज़ होता है, टारगेट डिटेक्शन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, या वेपन कंट्रोल के लिए। जैसे कि अब इस समय आजकल जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास में क्रूज़ मिसाइल्स हैं, तो क्रूज़ मिसाइल्स को क्या करना होता है, उनको रडार के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही नेविगेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रडार्स का मिलिट्री एप्लीकेशंस में ही होता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किस तरह, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स भी ये देखना पड़ता है कि आसपास की रेंज में कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं है, अदरवाइज कोलिजन हो सकता है। ऐसे ही रिमोट सेंसिंग में भी यूज़ होता है। ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोल में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पीड डिटरमाइन करने के लिए व्हीकल्स की, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जो आप लोगों ने शायद टेलीविज़न में या न्यूज़ में देखा होगा कि एक हैंडी डिवाइस होती है जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं उनके पास में, और वो उस डिवाइस से स्पीड मेज़र करते हैं। ऐसे ही स्पेस में भी यूटिलाइजेशन होता है इसका, लैंडिंग पर्पस के लिए, या प्लानिटरी मोशंस जो होते हैं प्लानिटरी सिस्टम्स उनमें, या सैटेलाइट की ट्रैकिंग करने के लिए।
तो ये तो लास्ट टॉपिक था आपके यूनिट का, रडार सिस्टम। और आप लोग कुछ पूछना चाहें तो बताइए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए सर पेपर के लिए कुछ। क्या बता दें पेपर के लिए? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कुछ। इम्पोर्टेंट तो सभी चीजें हैं सर, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट सर, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही बता दीजिए। सेलेक्टेड टॉपिक्स में देखिए, जैसे हमने 5th यूनिट में आप लोगों को बताया कि आप लोग ब्लॉक डायग्राम जरूर पढ़िए जितने भी हैं। सर वो तो नोट कर लिया सर, वो पढ़ भी रहे हैं सर, उसके अलावा भी कुछ बता दीजिए। इससे 5 नंबर कंफर्म हो गए ब्लॉक डायग्राम से। इम्पोर्टेंट 5-10 नंबर और वो बताते चल रहे हैं आप लोगों को साथ ही साथ। तो ऐसा कुछ अदर से अलग से इम्पोर्टेंट अब बताना तो पॉसिबल नहीं है कि क्या हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दें। जैसे जीएसएम आर्किटेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम हो गया, रेडार का ब्लॉक डायग्राम, सैटेलाइट का ब्लॉक डायग्राम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन पावर कैलकुलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन, और इसका डिटेक्शन और रिसेप्शन किस तरह से करते हैं, सॉरी मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें 5th यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th यूनिट में बात करोगे तो 4th यूनिट में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 वेरिएबल का के मैप, वो ज़रूर आएगा। बूलियन एक्सप्रेशंस मिनिमाइज करने के लिए आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। और ओपैम्प में तो आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओपैम्प में सारे डेरिवेशंस आते हैं, चाहे किसी भी एम्पलीफायर का हो, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, रैंडमली कोई भी आ सकता है, तो उसमें तो कोई भी मत छोड़िएगा। और एसएसआई एमएसआई तो सिर्फ एक पेज का है, उसमें से शायद एक क्वेश्चन कहीं से आ जाएगा, उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। आईओटी में जनरलाइज क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि आईओटी क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, उन कंपोनेंट्स के बारे में बेसिक डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। वायरलेस जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्टरी ज़रूर पता होना चाहिए। और फर्स्ट यूनिट सबसे ज़्यादा वास्ट यूनिट है, उसमें आप लोगों को जैसे एलईडी हो गया और वैरेक्टर डायोड हो गया, एलसीडी हो गया, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ज़्यादातर एलईडी पूछा जाता है, और या तो फिर डिफरेंस पूछ लेते हैं, जैसे एलईडी एलसीडी में डिफरेंस हो गया, या किसी नॉर्मल डायोड में डिफरेंस हो गया, इस तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं? नहीं, हर एक यूनिट का देखिए फिक्स है। हम आपको एक पेपर दिखा देते हैं, इसका नहीं दिखाएंगे बेसिक का, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का एक पेपर दिखाते हैं कि क्या फॉर्मेट है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए, ये एक पेपर है। अब देखिए फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट सेक्शन है, उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और 2 क्वेश्चन एक यूनिट के हैं, फिर 2 क्वेश्चन दूसरे यूनिट के। हाँ, अच्छा, तो शेयर नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा सर? अच्छा, शेयर नहीं हो रहा है सर वो पेपर। सॉरी, अब दिख रहा है? यस सर। इसमें देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। ये सब बहुत ही छोटे छोटे से जो है क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन के।
देखिए फर्स्ट यूनिट का, सेकंड यूनिट का, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस हैं और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये सब। ऐसे ही अगर नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो सेक्शन 2 में आपको दिख रहा है कि टोटल 5 क्वेश्चन हैं और इनमें से 3 करने हैं। फर्स्ट वाले में सारे करने थे और हर क्वेश्चन, ये फर्स्ट यूनिट का है, फिर सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन लिया गया है और 10 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। आप किसी भी 3 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वेटेज देखिए अभी तक सब बिल्कुल बराबर वेटेज चल रहा है, किसी भी यूनिट का ज़्यादा नहीं है, किसी भी यूनिट का कम नहीं है। 14 नंबर के क्वेश्चंस हर एक यूनिट से हो गए। ऐसे ही फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में फिर हमारे पास में क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक पार्ट में 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा। ये यूनिट 1 से है, ये यूनिट 2 से है, ये यूनिट 3 से है, फिर 4 और 5 से है। अटेम्प्ट एनी वन, अटेम्प्ट एनी वन, अटेम्प्ट एनी वन, अटेम्प्ट एनी वन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई भी एक करना है और हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। कहीं कहीं पर पार्ट में 3 क्वेश्चन भी गिवन होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 क्वेश्चंस दे दिए और अटेम्प्ट एनी 2 लिख दिया, तो आपको उसमें 2 करने होंगे तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि हर यूनिट से ये 20 नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं, सॉरी 10 नंबर के। तो इस तरह से हर एक यूनिट का वेटेज जो है वो इक्वल वेटेज है, किसी भी यूनिट का वेटेज कम या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यही पैटर्न पेपर का रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और कुछ? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।